कल क्या पढ़ाए थे? मराठा पढ़ाए थे, एंग्लो मराठा वॉर पढ़ाए थे। कितने हुए थे? 3 हुए थे एंग्लो मराठा। भूल गए? कल पढ़ाए थे, आज भूल गए? आज हम पढ़ेंगे एंग्लो मैसूर रिलेशन। एंग्लो मैसूर रिलेशन पहले पढ़े होंगे सबने एंग्लो मैसूर के बारे में। मैसूर राज्य के बारे में सुना है? नहीं सुना? सुना तो है लेकिन तुम लोग भूल जाते। मैंने ये बताया था कि मराठों का जो साम्राज्य है वो अटक से लेके कटक तक था, याद है? और मराठे इसके अलावा भी बहुत सारे क्षेत्रों में अपना प्रभाव रखते थे, लेकिन धीरे धीरे मराठों की शक्ति कम होती गई और मराठों का प्रभाव घटता गया। और मराठों का प्रभाव घटता गया तो पानीपत के तीसरे युद्ध 1761 के बाद मराठे स्कैटर्ड हो गए। फिर मराठों का एक शासन नहीं रहा, मराठे अलग अलग जगह पर शासन करते थे। जैसे नागपुर में करते थे भोंसले, पूना में पेशवाही करते थे, ग्वालियर में सिंधिया करते थे, और इंदौर में होलकर करते थे, और बड़ौदा में गायकवाड़ करते थे। तो ऐसे सिंधियाओं के कुछ ब्रांचेस ऐसे ऐसे अलग अलग बढ़ गई और वो शासन करने लगे। और इसका फ़ायदा अंग्रेज़ों ने उठाया सिंधियाओं के बंटने का, मराठों के बंटने का, कि उनको इसके नीचे दक्कन के क्षेत्र में एक और साम्राज्य था जिसको कहते थे मैसूर स्टेट। और इस मैसूर स्टेट को बनाया था टीपू सुल्तान ने, टीपू सुल्तान के फादर ने, जिनका नाम था हैदर अली। हैदर अली अंग्रेज़ों को बिल्कुल पसंद नहीं करता है, अंग्रेज़ भी हैदर अली को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। कारण ये था कि हैदर अली इस क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है और ये अंग्रेज़ों का सबसे पसंदीदा क्षेत्र है जिसको कहते थे मद्रास। मद्रास के रीजन्स को लेकर के मैसूर राज्य के लोगों में और अंग्रेज़ों के लोगों में टकराव हमेशा ही रहता था। हैदर अली चूँकि अंग्रेज़ों को पसंद नहीं करता है तो वो अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए हमेशा ही तैयार रहता था। पानीपत का युद्ध जब अंग्रेज़ जीत गए 1700, अंग्रेज़ तो लड़े ही नहीं थे, जब अहमद शाह अब्दाली जीत गया और अंग्रेज़ उसके बाद बक्सर का युद्ध जीत गए। बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764 में। प्लासी कब हुआ था? 1757 में। और पानीपत थर्ड कब हुआ? 1761 में। तो बक्सर, पानीपत थर्ड और प्लासी, इन 3 युद्धों के बाद भारत की राजनीतिक दशा बदली और उस पॉलिटिकल जो चेंजेस आया इंडिया में, उसमें सबसे बड़ा रिजल्ट देखने को मिला कि अब अंग्रेज जो कभी हैदर अली से लड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे, दे स्टार्टेड टू थिंक ओवर अबाउट इट। इवन दे डिसाइडेड टू हैव ए फाइट विथ हैदर अली टू टेक द चार्ज ऑफ मैसूर स्टेट। तो मैसूर स्टेट पर अधिकार करने के लिए उन्होंने योजना बनाई कि मैसूर लेंगे तो मद्रास सुरक्षित हो जाएगा, और मद्रास सुरक्षित करने के लिए पड़ोस के हैदर अली को हराना बहुत ज़रूरी है। और यही कारण रहा कि उन्होंने हैदर अली के अगेंस्ट युद्ध की या संघर्ष की घोषणा कर दी। और पहला संघर्ष हुआ 1767 में, 1767 से हुआ और 1769 तक हुआ। ये ध्यान से समझिएगा, जब पहला एंग्लो मैसूर कॉन्फ्लिक्ट है। इस पहले एंग्लो मैसूर कॉन्फ्लिक्ट में ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे जिनका नाम था, कौन थे? वेरेलस्ट। वेरेलस्ट थे, बेरेलस्ट थे ना पहले में। और बेरेलस्ट के समय पर यह वॉर शुरू हुआ। अब वॉरफेयर कैसे बना है कि एक तरफ है हैदर अली और उसके साथ लड़ने वाले हैं ब्रिटिशर्स, प्लस इन्होंने हैदराबाद के निज़ाम को भी अपने साथ ले लिया। तो निज़ाम प्लस मराठा, मराठों के कुछ सरदारों को अपने साथ लिया और इन तीनों लोगों ने मिलकर के हैदर अली पर अटैक किया। हैदर अली ने कुछ नहीं कहा, वॉरफेयर शुरू हो गया, लड़ाई शुरू हो गई। और उस लड़ाई में हैदर अली अपर एज पर था। हैदर अली ऐसा लग रहा है कि जीत रहा है। जब हैदर अली जीत रहा था तो निज़ाम निकल करके हैदर अली की तरफ आ गया। जो निज़ाम था वो हैदर अली को ज्वाइन कर लिया। उसे लगा कि हैदर अली जीत रहा है, उसको जीत रहा है। फिर अचानक से जब हैदर अली की स्थिति कमज़ोर हुई तो फिर हैदर अली को छोड़ के चला गया, फिर वापस अंग्रेज़ों की तरफ चला गया। तो निज़ाम की स्थिति ऐसी थी कि निज़ाम अपने आप को बहुत अकेले लड़ने में सक्षम नहीं था।
फाइनली 1769 में हैदर अली ने अंग्रेज़ों को हरा दिया। जब ब्रिटिशर्स हार गए तो आपको अच्छे से पता है, जब हारते हैं तो फिर संधि साइन करनी पड़ती है। तो एग्रीमेंट साइन हुआ और जीता कौन है? मराठे, वो सॉरी मैसूर स्टेट जीता है, हैदर अली जीता है। तो हैदर अली ने उसमें लिखा कि एक संधि साइन हुई मद्रास में बैठ करके, उसको कहते हैं द ट्रीटी ऑफ मद्रास। तो दो चीज़ें याद रखनी है कि पहला एंग्लो मैसूर युद्ध कौन सी ट्रीटी के बाद समाप्त हुआ? मद्रास की ट्रीटी के बाद। आफ्टर द ट्रीटी ऑफ मद्रास द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर कम टू एन एंड, उसका अंत हो गया। फिर जब वो भी पूछेगा कि पहले एंग्लो मैसूर युद्ध के समय पर ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था, तो अगर हम उसकी बात करेंगे तो वेरेलस्ट था गवर्नर जनरल। ये भी अपन को याद रखना है। संधि में क्या लिखा था? संधि में पहली लाइन लिखी थी कि अंग्रेज कभी भी हैदर अली पर आगे आक्रमण नहीं करेंगे और जब जरूरत पड़ेगी तो अंग्रेज हैदर अली की मदद करेंगे। जब जरूरत पड़ेगी तो अंग्रेज हैदर अली की मदद करेंगे। और इस संधि के तहत अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स ऑफ दिस ट्रीटी प्रोवाइडेड द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच अदर रीजन्स। और अंग्रेजों ने हैदर अली ने अंग्रेजों के जिन क्षेत्रों पर कब्जा किया था वो दोनों ने एक दूसरे को वापस कर दिए, लौटा दिए। यहां तक स्पष्ट है? समझ में आई कि संधि कैसे हुई? संधि कौन सी थी? ट्रीटी ऑफ मद्रास। और उसमें पहली लाइन क्या थी कि अंग्रेज हैदर अली की जरूरत पड़ने पर मदद करेंगे और इस युद्ध का अंत होगा। इसके अलावा जब भी ऐसी जरूरत पड़ेगी तो अंग्रेज हैदर अली के साथ खड़े होंगे। और दोनों ने एक दूसरे के जीते हुए प्रदेश लौटा दिए मद्रास में। और ट्रीटी को असाइन किया गया था बेरेलस्ट के टाइम पर। और ट्रीटी हुई है 1769 में। चूंकि मद्रास में साइन हुई थी इसलिए इसको मद्रास की ट्रीटी कहते थे। अब इस 2 साल में ये पहला युद्ध समाप्त हो गया। हैदर अली भी फ्री हो गया, उसको भी कोई दिक्कत नहीं थी। 1769 के बाद लगभग 1772 में आकर के 1772 के बाद आकर के अंग्रेजों ने धीरे धीरे करके वो निज़ाम ने इसके खिलाफ अटैक कर दिया। निज़ाम ने, और निज़ाम अकेला लड़ ही नहीं सकता है। तो हैदर अली को लगा कि जरूर इसकी कोई सहायता कर रहा होगा जो मेरे ऊपर आक्रमण क्यों करेगा। और वो लगातार आक्रमण कर रहा है और उसके क्षेत्रों को नुकसान भी पहुंचा रहा है। जब ये सब हो रहा था तो हैदर अली ने फिर अंग्रेजों को पत्र लिखा। उसने कहा कि ट्रीटी के अनुसार आपको मेरी मदद करनी चाहिए। अंग्रेजों ने उसकी मदद नहीं की। तो पहली बार अंग्रेजों ने इस ट्रीटी का उल्लंघन किया, वायोलेशन किया। जब ट्रीटी का उल्लंघन किया तो हैदर अली को ऐसा लगा कि अंग्रेज मेरी मदद करने को तैयार नहीं है। पहली गलती तो ये की। दूसरा, उन्होंने मद्रास के आसपास के फ्रेंच बस्तियों पर कब्जा कर लिया जो हैदर अली के अंडर में आती थी। वहाँ फ्रेंच लोग रहते थे। उन फ्रेंच बस्तियों पर कब्जा कर लिया। तो उन फ्रेंच बस्तियों पर कब्जा हुआ तो हैदर अली को अब लगा 1780 तक आते आते लगभग 4-5 साल हो गए लड़ते लड़ते। उसको ऐसा लगा कि अंग्रेज एक तो मदद नहीं कर रहे हैं, मेरे साथ नहीं खड़े हैं, दूसरा कि मेरे खिलाफ ही युद्ध कर रहे हैं, मेरी बस्तियों पर कब्जा कर रहे हैं। तो हैदर अली ने 1780 में आकर के युद्ध की घोषणा कर दी अंग्रेजों के खिलाफ। अंग्रेजों के खिलाफ घोषणा कर दी। और इस समय अंग्रेज जो अधिकारी लड़ रहा था उसका नाम था कर्नल बैली। कर्नल बैली बहुत ठीक ठाक कमांडर था और उसने एक ऐसा ग्रुप बनाया जो हैदर अली के खिलाफ उसकी मदद कर सके। तो वहाँ आसपास के ऐसे कमांडर सरदार ग्रुप बनाया जो हैदर अली को पसंद नहीं करते थे और वो हैदर अली के खिलाफ तेजी से लड़ा। हैदर अली भी लड़ा और हैदर अली ने उसको कड़ी टक्कर दी। लेकिन इस युद्ध के बीच में ही 1782 में हैदर अली की डेथ हो गई। हैदर अली की डेथ हो गई 1782 में। कर्नल और उसके बाद इसमें आयरकूट भी आए। कर्नल आयरकूट को बुलाया गया। आयरकूट आए, उनकी भी डेथ हो गई 1783 में आकर के। जब युद्ध के बीच में ही बिना किसी फैसले के हैदर अली की डेथ हो गई तो उसकी कमान उसके बेटे को सौंपी गई जिसका नाम था टीपू। टीपू सुल्तान को कमान सौंपी गई और टीपू सुल्तान ने इस युद्ध को आगे कंटिन्यू रखा। 1784 में आकर के ये युद्ध समाप्त हुआ और दोनों के बीच में संधि हो गई। लेकिन इस बार संधि उल्टी हुई है। इस बार मैसूर स्टेट नहीं जीता है, इस बार ब्रिटिशर्स जीते हैं। तो संधि की शर्तें उनकी होंगी। तो उन्होंने संधि की शर्तें रखी और ये कहा कि एक दूसरे के क्षेत्रों को लौटा देते हैं, आप हमारे खिलाफ कोई षड्यंत्र नहीं बनाएंगे। ये स्थिति उन्होंने रख दी। ईयर नोट करिएगा, ईयर कौन सा है? 1784 और 80 से शुरू हुआ था ये वॉर। ठीक, जब ये युद्ध हो रहा है तो उस समय गवर्नर जनरल कौन है? वारेन हेस्टिंग्स। हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल है। इस युद्ध के समाप्ति के बाद दोनों को बराबर बराबर लौटा दिया गया। ये भारत में चल रहा है।
अब इस पिक्चर को मैं थोड़ा सा दूर लेके जा रहा हूं, भारत से लगभग 4000 किलोमीटर दूर फ्रांस चलते हैं, है ना। फ्रांस क्यों जा रहे हैं हम लोग, बता सकता है कोई? इसका मंगलौर की संधि। फ्रांस में जैकोबिन क्लब। हाँ, क्या था जैकोबिन क्लब? सदस्यता लेकर रखी थी इसने। हाँ, तो जैकोबिन क्लब क्या है ये बताओ, जिसकी मेंबर टीपू सुल्तान था। ये बात तो सही है बिल्कुल। फ्रांस में हुआ था वहाँ पे, इससे रिलेटेड जैकोबिन क्लब से। ठीक, वही हम क्लियर कर देते हैं क्या हुआ था। फ्रांस में एक राजा था लुईस 14। वहाँ पर राजाओं के नाम याद रखना आसान है, 14, 15, 16, 17। और तुम किसके बेटे हो कि 15 के बेटे, तो तुम्हारा क्या नाम है? 16 है। तो फ्रांस के राजा थे लुईस 14। लुईस 14 ने एक बड़ा डिसीजन लिया फ्रांस में। उन्होंने फ्रांस की पार्लियामेंट को भंग कर दिया, फ्रांस की पार्लियामेंट को भंग कर दिया, और उस पार्लियामेंट को कहते थे एस्टेट ऑफ जनरल। एस्टेट ऑफ जनरल कहते थे। 2 मिनट के लिए समझ लीजिए ये बनता कैसे था, तो ज़्यादा समझ में आएगा। फ्रांस में एस्टेट ऑफ जनरल का फॉर्मेशन ऐसे होता था कि उसमें 3 क्लास होती थी, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास। फर्स्ट क्लास के जो लोग थे वो थे चर्च के लोग, चर्च के लोग, प्रीस्ट, पुजारी। और सेकंड में होते थे एलीट। एलीट ये चर्च के लोग हैं, और ये एलीट हैं, और ये कॉमनर्स हैं। ध्यान देंगे तो समझ में आएगा कि 90% लोग तो यही हैं, और 1% लोग, 1% से कम ये लोग हैं, और बाकी के 8-9% ये लोग हैं। तो सबसे बड़ा समाज कौन सा था फ्रांस का? कॉमनर्स का, जिसमें डॉक्टर, इंजीनियर, लेखक, टीचर सब उसमें आते थे। इसमें तो वो लोग आते थे जो जमींदार हैं, सेकंड क्लास में बड़े जमींदार हैं, और फर्स्ट में चर्च के लोग आते थे जिनको क्लर्जी कहते थे, क्लर्जीज। तो जो क्लर्जी लोग थे, उन क्लर्जी लोगों को एक राइट मिला हुआ था कि इनको टैक्स नहीं देना है, एलीट को भी टैक्स नहीं देना है। टैक्स किसको देना है? केवल कॉमनर्स को देना है। आप एनसीईआरटी की कोई बुक पढ़ेंगे तो उसमें एक कार्टून बना हुआ है जिसमें एक आदमी नीचे झुका हुआ है, उसके ऊपर 2 लोग बैठे हुए। जो 2 लोग बैठे हुए हैं वो एक क्लर्जी है और एक एलीट है, एक जमींदार है और एक चर्च के लोग हैं। जो नीचे झुका हुआ है, जिसकी बोझ के मारे कमर झुक गई है, वो कॉमनर है, जिनकी संख्या सबसे ज़्यादा है। अब ये तीनों लोग फ्रांस की पार्लियामेंट को बनाते थे, और पार्लियामेंट में फैसला कैसे होता था, ध्यान से समझिएगा कि इन तीनों में ही कितने लोग आते थे? 300 लोग इसमें से आते थे, 300 लोग इसमें से आते थे, और 600 लोग इसमें से आते थे। वोट कैसे होता था? इन 300 लोगों का एक वोट, इन 300 का एक वोट, इन 600 का एक वोट। और फैसला कैसे होगा? 2-1 से। 2 लोग कह देंगे वो फैसला हो जाएगा। तो आप ये सोचिए कि ये ऊपर वाले 2 तो हमेशा ही साथ रहेंगे, वो तो किसी का विरोध करने से रहे, उनको तो टैक्स देना ही नहीं है। उनको तो मजा उसमें आता था कि टैक्स बढ़ा दो, क्योंकि उनको देना नहीं है। जैसे ही टैक्स बढ़ता था तो कष्ट किसको होता था? इनको होता था। तो इनको बड़ी दिक्कत होती थी। और एक समय ऐसा आया फ्रांस में कि टैक्स बढ़ते बढ़ते 70% हो गया, 80% हो गया। तो लुईस 14 थे, उन्होंने इस पार्लियामेंट को भंग कर दिया, क्योंकि जो विरोध करने लगी कि हमको ऐसी व्यवस्था नहीं चाहिए। क्योंकि उससे ठीक पहले अमेरिका की क्रांति हुई है 1776 में, 1776 में। और अमेरिका की क्रांति में आया राइट टू इक्वलिटी, सबको बराबरी का अधिकार है ना। इंडिविजुअल वोट का अधिकार आया है, हर आदमी की कीमत बराबर होगी, वोट की कीमत बराबर होगी। और यहाँ वोट की कीमत बराबर दिख रही है क्या? नहीं दिख रही है। इसीलिए इस पार्लियामेंट को भंग कर दिया गया 1614 में, बहुत पहले भंग हो गई थी। फिर इसका 14 का बेटा आया 15, लुईस 15। तो जब लुईस 14 से ये पूछा गया कि महाराज पार्लियामेंट तो है नहीं, तो फैसला कौन लेगा, हम राज्य कैसे कहलाएंगे? तो उसका स्टेटमेंट था कि आई एम द स्टेट, मैं ही राज्य हूं, जो मैंने कह दिया वही है, पार्लियामेंट की जरूरत क्या है। जब इसका बेटा आया 15, तो उसके दरबार के लोगों ने कहा कि महाराज आप ही कोई सुधार कर लो, आप ही कोई सुधार कर लो, क्योंकि स्थितियां बहुत गंभीर होती जा रही हैं। इसने ये कहा कि जब तक मैं जीऊंगा मेरे पास रिसोर्सेस है, मैं कोई बदलाव नहीं करूंगा, जैसे व्यवस्था चली आ रही थी तो चलती रहेगी। तो इसने कहा कि आई हैव लॉट्स ऑफ रिसोर्सेज अंटिल माई डेथ, तो मुझे कोई चेंजेस नहीं करना है। तब भी कुछ नहीं बदला गया। फिर आया फ्रांस में लुई 16।
लुई 16 बहुत खुश हुआ, कम उम्र में राजा बना, तो उसको लगा राजा बनेंगे, कहीं भी घूमेंगे, क्योंकि बहुत पैसा है। उसे नहीं पता कि 14 और 15 के समय तक आते आते फ्रांस ने आसपास के स्टेट से इतना सारा लोन ले लिया कि उसको चुकाने के लिए भी बड़ी दिक्कत हो रही थी। तो जब ये आया 16 तो खजाना खाली है। फिर उसने ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंटिनोवा से शादी करी। ऑस्ट्रिया बहुत पैसे वाला वो था, स्टेट था, तो मैरी एंटिनोवा से शादी की। मैरी एंटिनोवा एक ऐसी थी जो बड़े घर से शादी होकर आई है, उसकी इच्छाएं भी बहुत बड़ी बड़ी थी। उसका मन होता था कि दरबार में से सारे पर्दे हटा दो, यहाँ हीरे जवाहरात चिपका दो, या ये कर दो वो कर दो। एक तो पैसा नहीं था, ऊपर से उसके शौक ऐसे थे। तो ये लुई 16 उसको कहता था मैडम डिफिसिट, ये मैडम घाटा है। फ्रांस को घाटा इसी ने करवाया सबसे ज़्यादा, वैसे स्थिति खराब है। अब अगर आपको खर्चा करना है तो टैक्स तो बढ़ाना पड़ेगा ना, और टैक्स बढ़ाएंगे तो दबाव किस पे पड़ेगा? इन पर पड़ेगा, कॉमनर्स पर। कॉमनर्स पर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। जब किसी व्यक्ति को हद से ज़्यादा दबाएंगे तो उसका रिटेलिएशन क्या होता है? एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन होता है। एक सीमा तक आप किसी चीज़ को दबा सकते हैं, गुब्बारा हो, कुछ भी हो, फिर वो टूट जाता है। अब जरूरत आ गई थी कि ये टूटने वाले थे अब, और टूटा हुआ आदमी कुछ भी कर सकता है। तो इन्होंने क्या, इस पर इतना टैक्स बढ़ा दिया कि इन लोगों ने कहा कि यार इतना टैक्स, 100 में से 80 रुपये टैक्स देना है, 20 रुपये में हम क्या करेंगे? तो इन लोगों ने कहा चलो रानी से बात करते हैं। रानी के पास गए, रानी से कहा हमारे पास खाने के लिए रोटी भी नहीं है। रानी ने कहा तो ब्रेड खाओ, केक खाओ, रोटी नहीं तो केक खाओ। उसको इतनी समझ नहीं है, जो फेमस वाकया है कि जब आदमी रोटी नहीं खरीद सकता तो केक कैसे खरीदेगा? क्योंकि बड़े घर के लोग को ये पता ही नहीं है कि प्याज की कीमत क्या है, अदरक की कीमत क्या है। उन्होंने कभी इस चीज़ से वाकया उनका कभी रहा ही नहीं। तो यही कारण रहा यहाँ पर कि स्थितियाँ गंभीर होती गई फ्रांस में, और यही कॉमनर लोगों ने ये कहा कि अब हम राजा को टैक्स नहीं देंगे जब तक पार्लियामेंट नहीं बनेगी तब तक। तो लुई 16 ने थक हार करके 1789 में पार्लियामेंट की घोषणा कर दी। 275 साल बाद, 175 साल बाद पार्लियामेंट बनी, 175 साल के बाद। और 175 साल में देश में बहुत कुछ बदलता है। 175 साल पहले अमेरिका आज़ाद नहीं हुआ था, लेकिन अमेरिका अब आज़ाद हो चुका है। इस कारण से यहाँ पर एक बड़ी स्थिति आई। और 175 साल पहले इंग्लैंड में भी पार्लियामेंट नहीं थी, इंग्लैंड में भी पार्लियामेंट बन गई अब। तो 175 साल के बाद वो कह रहा है कि ऐसी व्यवस्था चलेगी, सेम ऐसी। तो उन्होंने कहा ऐसी नहीं चाहिए हमको, हमको चाहिए एक आदमी को एक वोट। अगर 300 लोग हैं तो 300 वोट, ये 300 हैं तो 300 वोट, ये 600 हैं तो 600 वोट। वो इसलिए डर रहा था कि जो क्लर्जी है ऊपर के 300, उसमें सारे लोग उसका साथ नहीं देते राजा के, क्योंकि चर्च में कुछ ऐसे लोग भी होते थे जो बास्टर्ड होते थे, इधर उधर से लाए जाते थे, नाजायज बच्चे होते थे, जो उनको चर्च में पाला जाता था। तो वो चर्च में मजदूरों जैसा काम करते थे, तो वो एक्चुअली में इनका साथ देते थे अंदरूनी रूप से। तो उन्हें पता था कि अगर एक आदमी को एक वोट दे देंगे तो कम से कम 100 या 150 लोग तो निकल के इनको ज्वाइन कर लेंगे, इनके साथ वोट करेंगे वो तो, और उनकी सरकार कभी बन नहीं पाएगी, मतलब वो कभी फैसला ले नहीं पाएंगे। तो 5 मई को पार्लियामेंट बुलाई गई और पार्लियामेंट में सब लोग गए। पार्लियामेंट में सब लोग गए तो राजा ने कहा कि ऐसी व्यवस्था मानेंगे। तो उसने कहा ऐसी व्यवस्था हमको नहीं चाहिए। तो राजा ने कहा तो फिर जाओ, हम अगले महीने पार्लियामेंट बुलाते हैं 20 तारीख को, मतलब उसी महीने की 20 तारीख को पार्लियामेंट बुलाते हैं। अगली 20 तारीख को जब पार्लियामेंट बुलाई गई तो ये तो अंदर घुस गए महल में, ये भी घुस गए, इनके लिए दरवाज़ा बंद कर दिया गया कि तुम नहीं जाओगे अंदर। तो सारे के सारे कॉमनर्स लोग हैं वो खफा हो गए पेरिस में, फ्रांस की राजधानी के पेरिस है, तो पेरिस में खफा हो गए। अब उन्होंने कहा कि अब हमको जाना ही नहीं है। जितने भी ये लोग थे वो वहाँ से निकल के बगल में चले गए एक जगह पर जहाँ पर टेनिस खेला जाता था। टेनिस का एक कोर्ट था, वहाँ टेनिस के कोर्ट में सब लोगों ने खड़े होकर के शपथ ली कि आज से हम फ्रांस के राजा का कोई आदेश नहीं मानेंगे। हम ये मान के चलते हैं कि फ्रांस का राजा है ही नहीं है। हम फ्रांस में मोनार्की को चैलेंज करते हैं, हमको फ्रांस की मोनार्की नहीं चाहिए। तो कैसे काम करेंगे? उनके हम सब जो खड़े हैं टेनिस कोर्ट में, हम सब अपने आप को पार्लियामेंट घोषित कर लेते हैं, हम सब अपने आप को पार्लियामेंट घोषित कर लेते हैं। और उन्होंने अपने आप को पार्लियामेंट घोषित कर लिया। ये सब जून में हुआ है, मई से लेकर के जून के बीच में हुआ है। ये सब पार्लियामेंट हो गई। राजा को पता लगा, राजा ने कहा अगर ये लोग पार्लियामेंट बन गए हैं तो मैं सबको एक एक करके देख लूँगा। पेरिस के बगल में एक जगह है बास्तील, वहाँ पुराना किला बना था, पहले राजा वहीं बैठता था। उसने कहा बास्तील के किले में इतना गोला बारूद रखा है कि अगर मैंने मंगा लिया तो सबको ख़त्म कर दूंगा। ये राजा ने कहा। राजा कौन है? लुई 16 जगह मैं सबको ख़त्म कर दूंगा। तो लोगों ने कहा कि सबको ख़त्म कर देगा, तो लोगों ने कहा ठीक है, क्योंकि ये तो पेरिस के हालात हैं। गाँव में जाके देखो, गाँव में लोग इतना टैक्स दे रहे हैं कि कुछ कर ही नहीं पा रहे। तो गाँव के किसान भी अब शहर आ गए क्रांति से जुड़ने के लिए।
इनको ज्वाइन कर लिया तो इनकी संख्या डबल हो गई। अब मजदूर, फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोग और खेतों में काम करने वाले किसान एक हो गए फ्रांस में। उन्होंने कहा कि नहीं, अब हमको ज़्यादा बर्दाश्त नहीं हो रहा है, और इन्होंने घोषणा करी कि अब हम अपने आप को पार्लियामेंट घोषित करते हैं। राजा ने कहा कि हम 14 तारीख, इन्होंने कहा कि 14 तारीख को हम 14 जुलाई को क्रांति शुरू करेंगे, संडे को। उस संडे को राजा ने कहा कि जगह जगह पर सेना लगा दी। जैसे ये महल की तरफ, महल का घेराव करने के लिए सब लोग गए, राजा के सैनिकों ने बहुत लोगों को मारा पीटा, बहुत खून खराबा हुआ, उसको ब्लडी संडे के नाम से जानते हैं। लेकिन इन लोगों ने पार्लियामेंट को घेर लिया, उस राजा के महल को घेर लिया। तो अचानक से कुछ लोग आए, बोले कि महल को घेरने से कोई मतलब नहीं है, अपन लोग बास्तील चलो। राजा धमकी देता है कि बास्तील में बारूद, गोला बारूद रखा है, बंदूकें रखी हैं, तो अपन पहले वही लूट के ले आते, फिर क्रांति करेंगे। तो पूरी की पूरी भीड़ कहाँ चलेगी? बास्तील के किले में। बास्तील का किला छोटा सा है, इतनी भीड़ थी कि उन्होंने दोपहर तक होते होते किले की ईंट तोड़ दी। ढूंढ रहे थे कि गोला बारूद कहाँ है, उसमें कुछ था ही नहीं, कुछ भी नहीं मिला उसमें, मेहनत बेकार चली गई। हाँ, एक फ़ायदा हुआ कि उस किले में जो कैदी बंद थे वो आज़ाद हो गए। अब कैदियों को आज़ाद किसने कराया है? क्रांतिकारियों ने। तो किसको ज्वाइन करेंगे वो? तो लगा चलो राजा को मारेंगे, तो क्रांति, उनकी भीड़ और बड़ी हो गई। ये बात राजा को समझ गई कि अब नहीं बच सकता है वो। जुलाई के लास्ट तक आते आते, और जुलाई के लास्ट में 20 तारीख तक आते आते राजा अपनी पत्नी को लेकर के और भेष बदल के वहाँ से भागने का प्लान बना लिया। खेत से होकर निकला, वहीं से कुछ लोगों को साथ लेकर के। एक किसान ने पहचान लिया कि ये तो लुइस है, पकड़ लो इसको। पकड़ लिया लुइस को, इन भीड़ के सामने ले गए, और भीड़ ने उसको एक मकान में बंद कर दिया, महल में नहीं, एक नॉर्मल से मकान में हाउस अरेस्ट कर दिया। अभी फैसला नहीं लिया कि क्या करेंगे इसका, उसको तो बंद रहने दो। 1791 में, 1789 में ये हुआ था, 11-12 महीने के बाद उन्होंने कहा 1791 में कि अब हम फ्रांस का संविधान बनाएंगे और फ्रांस में चुनाव कराएंगे। चुनाव से सरकार बनेगी, राजा वाजा की सरकार नहीं चलेगी, क्योंकि इंग्लैंड में चुनाव होने लगे थे वगैरह, इंग्लैंड से सीखा है हम लोगों ने। हालांकि इंग्लैंड के भी चुनाव कोई स्पेशल नहीं होते थे उस समय। 1792 में आकर के ये लोग बड़ा खुश हुए, इन्होंने कहा कि अब हम लोग, 1791 में आकर के कि हम फ्रांस में चुनाव कराएंगे। फ्रांस में 745 सीटें बनाई गई पार्लियामेंट में। इन सीटों में ये लोग शामिल ही नहीं थे। ये लोग तो इतने डर गए कि इनकी सरकार आ गई तो इनको तो वो पता नहीं कहाँ ले जाएंगे पकड़ पकड़ के। तो ये लोग फ्रांस छोड़ के भागने लगे, क्लर्जी भी और लैंडलॉर्ड भी भागने लगे। ये जो भागते थे उसको फ्रेंच लैंग्वेज में कहते थे एमिग्रात, उसी से इंग्लिश का वर्ड बना एमिग्रेस, एमिग्रेंट, प्रवासी। ये शब्द वहीं से निकला, पहले था ही नहीं ये शब्द। तो ये लोग वहाँ से भागने लगे, फ्रांस से डर के मारे। उन्हें पता है कि हम लोग चुनाव जीत नहीं पाएंगे, जनता हमको वोट देगी नहीं, इसलिए वहाँ से भागने लगे। इन 745 लोग चुन के आए। अच्छी बात यह थी कि सब एक ही जगह से नहीं आए, पूरे देश, बहुत बड़ा होता है देश। तो जो 745 लोग आए उसके 3 ग्रुप थे, मतलब 3 उसमें ग्रुपों में बढ़ गए। तीनों ग्रुप एक दूसरे से ज़्यादा बात नहीं करते। जो बी ग्रुप है, जिसको ब्यूटीएस ग्रुप कहते थे उस समय का, वहाँ का, ये आते थे ऐसी जगह से जहाँ ठीक ठाक पैसे वाले लोग थे, लेकिन ये पहनते हाफ पैंट थे। ये ऐसी जगह से आए जहाँ पैसा बहुत कम था लेकिन फुल पैंट पहनते थे। ये पहचान के लिए था उनकी। एक कुछ कॉमन से जो अलग अलग जगहों से आए, उनका अलग ग्रुप बन गया, लेकिन एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। अब पार्लियामेंट, जितनी बड़ी पार्लियामेंट है, हम सब लोग उसमें बैठे हैं, 745 लोग आपस में बात भी नहीं कर रहे हैं। तो ये जो ग्रुप है एक, ये ग्रुप ने कहा यहाँ तो अपन बात नहीं कर पाएंगे। पार्लियामेंट से दूर निकल के जाता था, एक चर्च में बात करता था वो, अपने सारे डिस्कशन एक चर्च में करता था, और उस चर्च के ऊपर लिखा हुआ था जैकोबियन चर्च। वो कौन सा चर्च था? जैकोबियन चर्च था। तो उस जैकोबियन चर्च में जाकर के बात करने वाले, डिसीजन लेने वाले लोग क्या कहलाए? जैकोबियन क्लब के लोग, जैकोबियन क्लब के लोग कहलाए। ये बहुत क्रांतिकारी टाइप के थे। कैसे? क्योंकि इसका लीडर था मैक्समिलियन रोबेस्पियर। इसका लीडर था मैक्समिलियन रोबेस्पियर। बड़ा डेंजरस आदमी था मैक्समिलियन रोबेस्पियर। कैसे डेंजरस था अभी समझ में आएगा। अब ये ग्रुप अलग हो गया, ये ग्रुप अलग हो गया, ये ग्रुप अलग हो गया, किसी की नहीं बन रही एक दूसरे से। अब समझ में नहीं आ रही कि सरकार कौन चलाएगा, ये ग्रुप या ये ग्रुप, आपस में नहीं बन रही है। तो मैक्समिलियन ने कहा कि सरकार अपन चलाएंगे। कैसे? उसने कहा राजा कहाँ है, पहले उसको पकड़ के लाओ। तो राजा तो हाउस अरेस्ट था, राजा रानी दोनों को लाया गया। इसी मैक्समिलियन रोबेस्पियर के समय पर ही वहाँ पर फ्रांस में एक मशीन बनी थी जिसको कहते थे गिलिटन। गिलिटन मशीन देखी है? नहीं देखी? देखी होगी। कौन सी होती? हाँ, जैसे आप ये मान के चलिएगा, आपने वो देखी होगी पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन सी। उसमें एक गर्दन रख के ऊपर से एक गड़ासा गिरता है, गर्दन अलग हो जाती है, उसको गिलिटन कहते थे।
एडलर ने बनाई थी मशीन। उसने कहा कि मशीन भी लाओ, राजा को भी लाओ। उसने बीच चौराहे पर राजा की गर्दन काटी, रानी की भी काटी, राजा को बिहेड कर दिया उसने, मतलब बिना सर के धड़ अलग कर दिया, सर से धड़ सर से अलग, शरीर धड़ से अलग कर दिया। तो जैसे ही वो अलग हुआ तो स्थिति क्या बनी कि जो फ्रांस की पब्लिक है वो ये डर गई कि ये बहुत रेडिकल आदमी है, कट्टर आदमी है, और इसका डर लोगों में बहुत बैठ गया। इस डर के नाम पर ही इसको सत्ता सौंप दी गई कि तुम ही चलाओ महाराज। और इसने 1792 से लेकर 1795 तक फ्रांस में शासन किया, इस पूरे ग्रुप ने। ये रेडिकल ग्रुप है जो राजा महाराजाओं के खिलाफ है, बहुत बड़े राजा महाराजाओं के, जमींदारों के, अंग्रेजों के खिलाफ है खास करके। ये पूरा का पूरा जो ग्रुप है 1792 से 1795 तक शासन करता है। इस पूरे पीरियड को, लगभग 2.5-3 साल का पीरियड है, उसको कहते हैं रेन ऑफ टेरर, आतंक का राज, यानी आतंक ने शासन किया है। और इन 2-2.5 सालों में इसने लगभग 3000 लोगों को गिल्टनाइज किया, काटा उसने। रोज 2-4 को काटता था कि काटो इसको आज। तो धीरे धीरे करके लोग उससे नाराज होने लगते हैं, है ना। और लोगों को समझ में आया कि इसको इसके अलावा कुछ आता ही नहीं है, जो भी मिल गया इसको काट दो, जो भी मिल गया इसके साथ ये कर दो। तो लोगों को लगने लगा ये सॉफ्ट शासन नहीं है, कट्टर शासन है। इसलिए मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर को आतंकवाद का जनक माना जाता है। द प्लेस वेयर टेररिज्म वाज बॉर्न इज फ्रांस। जिस जगह पर आतंकवाद का जन्म हुआ वो फ्रांस है। और कौन है इसका जन्मदाता? आतंकवाद का मतलब ही ये है कि निर्दोष निहत्थे लोगों को मार करके सत्ता अपने हाथ में ले लो, डर फैला करके। आतंक का मतलब ही ये है, आतंकवाद यानी टेरर का राज्य होगा। और टेरर का राज्य कब होगा? जब आप हत्याएं करेंगे तो लोग डर के मारे आपको राजा मान लेंगे। यही टेररिज्म का उद्देश्य होता है। इसने यही तो किया। 1795 तक यही स्थिति चलती रही, लेकिन इसके ही लोग इसके खिलाफ हो गए। 1795 में इसको ही मार दिया गया। किसको? मैक्सिमिलियन को मार दिया गया, गिल्टनाइज कर दिया उसी मशीन से। तब लोगों ने चैन की सांस ली कि चलो फ्रांस आतंक के राज्य से दूर हो गया, अब आतंक का राज्य नहीं रहेगा, यहाँ ठीक ठाक शासन चलेगा। तो इतना कट्टर क्लब था ये जैकोबियन क्लब। और ये क्लब अंग्रेजों से बड़ी नफरत करता था। फ्रेंच और अंग्रेजों में अंतर है। फ्रेंच फ्रांस के लोग हैं और अंग्रेज कहाँ के लोग हैं? इंग्लैंड के लोग हैं। तो इनके बीच में लड़ाइयाँ होती थी, इसलिए अंग्रेजों से इसकी बड़ी दुश्मनी थी फ्रेंच लोगों की। और यही कारण था कि टीपू सुल्तान ने जब जैकोबियन क्लब को ज्वाइन किया तो अंग्रेजों को बड़ा बुरा लगता था, क्योंकि फ्रेंच लोगों का, इसका मतलब है कि ये फ्रेंच इनका साथ दे रहे हैं। और इंडिया में दोनों ही रहते थे, अंग्रेज भी रहते थे, फ्रांस भी रहते थे। तो सीधा सीधा टीपू सुल्तान पर ये आरोप लगाते थे कि ये फ्रांसीसियों के साथ मिल करके भारत अंग्रेजों के खिलाफ साठगांठ कर रहा है, अंग्रेजों के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, ये आरोप लगाते थे। और टीपू सुल्तान जैकोबियन क्लब का मेंबर था ही। खैर ये फ्रांस की कहानी है, उसके बाद आगे चली, बहुत लंबी कहानी है। 1795 के में ही फ्रांस में फिर एक नया व्यक्ति आया जिसका नाम था नेपोलियन बोनापार्टे। नेपोलियन का नाम तो सुना होगा ना। वो 1795 में आया। क्यों आया वो? क्योंकि 1795 में आतंक का राज्य तो खत्म हो गया, चैन की सांस ली कि चलो ठीक है। लेकिन तब तक फ्रांस पर आसपास के राज्यों ने आक्रमण कर दिया। सेना है नहीं तुम्हारे पास, आक्रमण कर दिया, राजा को तुम मार चुके हो, कौन बचाएगा तुमको? तो एक 23 साल का नौजवान आया, उसने कहा कि मैं बचाऊंगा फ्रांस को अपनी सेना लेकर के। वो भी एक राजा था स्टेट का। उसने जो लड़ाइयाँ लड़ी हैं आसपास के सभी राजाओं को उसने हरा दिया। अब उसने हराया तो उसकी बात मानेंगे ना सब लोग। तो जब युद्ध हो गया तो उसने पूछा कि यहाँ शासन कैसे चलता है? उसने कहा शासन ऐसे चलता है, पार्लियामेंट है और ये संसद है, इससे हम लोग फैसले करते हैं। और उसने कहा हटाओ, संसद वंसद कुछ नहीं होती, जो मैं कहूँगा वही होगा। तो फ्रांस के लोग फिर वही कह रहे, तो वही स्थिति हो गई, जिससे डर के मारे भागे वहीं फिर पहुँच गए। हम क्रांति क्यों की फ्रांस में? ताकि फ्रांस में संविधान आ जाए, संसद आ जाए, लेकिन फिर वहीं पहुंच गए हम तो घूम करके। तो नेपोलियन इतना ताकतवर हुआ कि उसने 1795 से 1806 तक शासन किया। 1816 में जाकर के वो युद्ध हारा। कौन सा युद्ध हारा था? वाटरलू का युद्ध हारा। वो भी तब हारा जब उसके खिलाफ इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, इन सब ने मिलकर के बड़ा संगठन बनाया। रशिया भी था उसमें, तब जाकर के हार पाया वो। और वो हार गया, इसीलिए उसका अंत हो गया फ्रांस में। फिर फ्रांस का एकीकरण हो गया, वो बात की बात है, वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक है। मैं केवल ये बता रहा था कि जैकोबियन क्लब क्या होता है। तो आप समझ गए जैकोबियन क्लब कितना कट्टर होता होगा। और जैकोबियन क्लब में दो चीज़ें घुसी हुई हैं, एक तो वो कट्टर है, दूसरा अंग्रेजों के खिलाफ है। और अगर उसको ज्वाइन कर लिया टीपू सुल्तान ने तो अंग्रेजों का दुश्मन तो वैसे ही हो गया। वो अंग्रेजों का दुश्मन तो वैसे ही हो गया टीपू सुल्तान। यही कारण था कि टीपू सुल्तान पर अंग्रेजों ने आरोप लगाया कि आपने
क्या कर दिया है? यस, अंग्रेजों का, फ्रांस के लोगों का साथ देना शुरू कर दिया है। टीपू सुल्तान को 1784 के बाद ज़्यादा उन्होंने रहने नहीं दिया, ज़्यादा बड़ी दिक्कत उन्होंने उसको होने नहीं दी। टीपू सुल्तान फ्रांस की तरफ झुका हुआ था, उसको फ्रेंच लोग बहुत पसंद थे, उसकी मित्रता थी। परीक्षाओं में प्रश्न भी आता है, नहीं आता है तो आपको पता होना चाहिए कि टीपू सुल्तान ही वो व्यक्ति है जिसने भारत में सबसे पहले रॉकेट बनाया था। रॉकेट उसी ने बनाया था, और रॉकेट फ्रेंच टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होता है। जो सिंगल जो फायरिंग रॉकेट होता है वो टीपू सुल्तान ने बनाया था फ्रेंच की मदद से। अंग्रेज इसीलिए भी उससे परेशान थे कि ये टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भी करता रहता है। इसी कारण को देखते हुए 1798 में एक गवर्नर जनरल भारत आया जिसका नाम था वेलेज़ली। वेलेज़ली का नाम सुना होगा? क्यों सुना है? किस काम के लिए जाना जाता था उसको? बताओ, वेलेज़ली को क्यों जानते थे? अरे इतनी कॉमन सी बात। हाँ, सब्सिडरी अलायंस, सहायक संधि के लिए उसको जानते थे। सहायक संधि क्या होती है? जब वो आया तो उसने भारत के छोटे छोटे राज्यों को, राजा महाराजाओं को हराना शुरू किया। वो जिसको हराता था उससे एग्रीमेंट करता था कि तुम हमारे साथ रहोगे। आप उसको कहते थे सब्सिडरी अलायंस। और सब्सिडरी अलायंस पर अगर किसी ने साइन कर दिए तो उसमें 2-3 चीज़ें होती थी। एक तो तुम अंग्रेजों से नहीं लड़ सकते, दूसरा कि तुम्हारी सेना अब अंग्रेजों के साथ लड़ेगी, और तुम्हारे राज्य में एक पॉलिटिकल एजेंट बैठेगा। तुम्हारे राज्य में एक पॉलिटिकल एजेंट बैठेगा जिससे बिना पूछे तुम कोई पॉलिटिकल डिसीजन नहीं ले सकते। तो कुल मिला के अंग्रेजों के अधीन हो जाते थे लोग सब्सिडरी अलायंस से। और सब्सिडरी अलायंस सबसे पहले किसने साइन की? किसने साइन की सबसे पहले? कैसे काम करोगे तुम लोग? हैदराबाद 1798, इसने सबसे पहले सब्सिडरी अलायंस साइन की हैदराबाद में। और इसके बाद अवध 1799, अवध ने साइन की। इसके अलावा साइन की है किस किसने? भोंसले, जो नागपुर में रहते हैं, सिंधिया मराठों के, उन्होंने इसको साइन किया है 1801 में। इसके अलावा सिंधियाओं ने साइन किया है इसको 1803 में और 4 में, 2 बार उसको साइन किया है। तो सबसे पहले सहायक संधि हैदराबाद ने साइन की। इस तरह से सहायक संधि जो जो राज्य साइन करते जा रहे थे वो उनको देते जा रहे थे। 1799 में तंजौर ने भी साइन की, तंजौर 1799। और 1799 में भी संधि साइन करने के लिए ये लोग कोशिश कर रहे थे कि संधि साइन किया जाए किससे? टीपू सुल्तान से। ये टीपू सुल्तान का आखिरी युद्ध था। लेकिन आखिरी युद्ध होने से पहले अभी 2 युद्ध लड़े अपन ने। आखिरी युद्ध क्यों हुआ ये भी समझ में आ गया संधि के कारण से। लेकिन आखिरी युद्ध से ठीक पहले तीसरा युद्ध हुआ, क्योंकि तीसरा युद्ध हुआ है 1790 में, 90 से 92 तक, और ये हुआ है 1799 में। ये क्यों हुआ ये तो समझ में आ गया, सहायक संधि के कारण। और गवर्नर जनरल कौन थे इस समय? वेलेज़ली। 1790 में इसलिए हुआ कि कॉर्नवालिस ने घोषणा की थी कि मैं मैसूर स्टेट को भारत में मिलाऊंगा, मतलब ब्रिटिश इंडिया में मिलाऊंगा। और क्यों मिलाएंगे? क्योंकि उनको खबर दी गई कि टीपू सुल्तान रॉकेट तैयार कर रहा है अंग्रेजों से लड़ने के लिए। तो उन्होंने टीपू पर आक्रमण कर दिया और वैली को भेज दिया। टीपू ने बड़ी बहादुरी से वैली को हरा दिया। जब वैली हार गया तो अंग्रेजों की बड़ी हार हुई, तो उन्होंने मैडॉक को भेज दिया, मैडॉक भी आया। तो इस तरह से जो अंग्रेज आते गए, टीपू उनको हराता गया। और कर्नल कॉर्नवालिस जैसा महान कमांडर, जो अपने आप को महान कमांडर कहता था, उसको बड़ा बुरा लगा कि टीपू सुल्तान ने हरा दिया उसको, उसकी सेनाओं को। तो वो खुद गया सेनाओं को लेकर के, और इस बार उसने टीपू को घेर लिया। टीपू को घेर लिया और वहां पर श्रीरंगपट्टम में, जो टीपू की राजधानी होती थी, श्रीरंगपट्टम में टीपू के साथ एक संधि साइन की, उसको कहते हैं रंगपट्टम की संधि। और उस संधि में क्या लिखा है कि टीपू को 3 करोड़ रुपए देने हैं अंग्रेजों को। टीपू के पास 3 करोड़ नहीं है, टीपू ने 1.5 करोड़ दे दिए, और बाकी के उसके बदले उन्होंने टीपू के 2 बच्चों को हॉस्टेज रख लिया, बंधक बना लिया कि पैसे देना तुम्हारे बच्चों को छोड़ देंगे। तो टीपू के लिए तो मरना उसी समय हो गया था। अब तो टीपू केवल टाइम पास कर रहा था। टीपू ये सोच रहा था कि मैं कैसे लड़ूँ और क्या करूँ। ये सोच ही रहा था, तब तक ये आ गया वेलेज़ली, और इसने कहा कि चलो मैसूर को अंग्रेजों के साथ मिला दो। इसने तब भी मैसूर को अंग्रेजों के साथ मिलाने से मना कर दिया। तब भी ये नहीं कहा कि हम अंग्रेजों के साथ मिलने को तैयार हैं और अंग्रेजों के साथ रहने को तैयार हैं। टीपू ने तब भी अंग्रेजों के साथ मिलने से मना कर दिया। नतीजा ये हुआ कि सहायक संधि ना मानने के कारण से
टीपू सुल्तान पर अंग्रेजों ने आक्रमण कर दिया और 4 जून 1799 को टीपू की डेथ हो गई। 4 जून 1799 को टीपू की डेथ हो गई और टीपू के डेथ के साथ ही मैसूर स्टेट अंग्रेजों को मिल गया। लेकिन अंग्रेज कमांडर जब वहाँ पहुँचे थे तो बेलेजली ने घोषणा की थी कि ये वो व्यक्ति था जिसने कभी अंग्रेजों से हाथ नहीं मिलाया। टीपू के पास भागने के तमाम अवसर थे। जब सेना मैसूर स्टेट पर, मैसूर पैलेस पर अटैक करती है तो टीपू पैलेस में सिपाहियों के भेष में लड़ रहा था, सिपाहियों के भेष में, सिपाहियों के यूनिफॉर्म में, और वो लड़ते लड़ते मर गया। और कमांडर अंदर पहुंचे महल में, वो कहते हैं टीपू कहाँ है? उन्होंने कहा टीपू हमको पता कहाँ है, टीपू बाहर होगा, पता नहीं टीपू कहाँ है। तो एक सैनिक ने पहचाना कि टीपू की डेथ हो चुकी थी, वो मरा हुआ पड़ा था और टीपू भागा नहीं। टीपू चाहता तो भाग सकता था। तो टीपू ने कहा था, इस युद्ध 4 जून को ये हुआ था, उससे पहले ही टीपू ने अप्रैल में एक स्टेटमेंट जारी किया था। उसने कहा था कि ब्रिटिशर चाहें तो मेरे पर कभी भी अटैक कर सकते हैं और मैं युद्ध में ही मरना पसंद करूंगा, लेकिन अपने स्टेट को सरेंडर नहीं करूंगा और ना ही किसी प्रकार का अंग्रेजों से ऐसा हाथ मिलाऊंगा जिसमें मेरे स्टेट के लोगों को ये कहने में अच्छा ना लगे कि हमारा राजा ठीक नहीं था। उसने कहा मैं अच्छा राजा कहलाना पसंद करूंगा, चाहे मैं जिंदा होकर के अच्छा राजा नहीं कहलाना चाहता, मर करके अच्छा राजा कहलाना चाहता हूं, ताकि लोग मुझसे सम्मान से बात। और अंततः टीपू का अंत हो गया। इसलिए उसको क्या कहते थे? शेरे मैसूर कहते थे। शेरे मैसूर का टाइटल दिया था बेलेजली ने कि वो एक था व्यक्ति जो शेर की तरह लड़ता था। और टीपू का अंत हो गया। टीपू के अंत होने से टीपू का तो लॉस हुआ, लेकिन बुरी बात यह हुई कि मैसूर स्टेट पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। अब दक्षिण में अंग्रेजों को रोकने वाला कोई नहीं, एक ही था, हैदर अली या टीपू। अब वो स्टेट भी अंग्रेजों को मिल गया। मराठा टूट चुके हैं, बंगाल पर उनका कब्जा पहले से हो चुका है, मुगल कमज़ोर हो चुके हैं। बचा कौन उनसे लड़ने के लिए? कोई बचा क्या लड़ने के लिए? कोई नहीं बचा। और जितने हिस्सों पर अंग्रेजों का कब्जा हुआ उसे ही कहते थे ब्रिटिश इंडिया। अब उन्होंने इंडिया को ब्रिटिश इंडिया कहना शुरू कर दिया, क्योंकि अधिकांश इंडिया पर ब्रिटेन का कब्जा है। हमारा ये भोपाल सब अंग्रेजों के अंडर में आ गया, सब उसी में लगे रहे। अब उसी समय एक व्यक्ति था जिसकी तरफ टीपू अंग्रेज तब भी नहीं देख सकते थे, वो था शेरे पंजाब रणजीत सिंह। अंग्रेजों की कभी हिम्मत नहीं हुई उससे लड़ने की। वो व्यक्ति जो पूरे सिंध, मुल्तान और पंजाब के क्षेत्रों पर, कश्मीर के क्षेत्रों में दबदबे से शासन करता था, नाम था रणजीत सिंह, और सिखों का सरदार हुआ करता था। उसने एक एम्पायर बनाया था। उस एम्पायर को, वो एम्पायर भी अभी बना है, 1798 में ये एम्पायर बनाया नया नया। आपको हमने समझाया था कि सिखों के 10 गुरु हुए थे। उन 10 गुरुओं के बाद सिखों में अलग अलग मिसलें बन गई थी। मिसल का मतलब होता था सिखों में काम करने वाली स्कूल्स या संप्रदाय। तो ऐसी कितनी मिसलें थी सिखों की? 12 मिसलें थी। इकाद का नाम याद है किसी को? कौन सी? हाँ सही है, शुकर चकिया। एक शुकर चकिया मिसल थी, एक थी जिसको कहते थे बेबार चकिया, एक था तुकर चकिया मिसल थी, एक भंगी मिसल थी, एक भातर मिसल थी, एक गेसल मिसल थी। ऐसे 12 संप्रदाय थे। जो शुकर चकिया थी, शुकर चकिया में रणजीत सिंह ने इन सारे मिसलों के सरदारों को मिला लिया। एक सरदार, 2 सरदार, 12 सरदारों को मिला करके उनके सरदार बन गए। वो सरदारों के सरदार बने, इसलिए राजाओं का राजा बना, तो उसको महाराजा रणजीत सिंह कहा गया। और रणजीत सिंह कितना डेंजरस था कि वो पहाड़ी क्षेत्रों में, रेतीले क्षेत्रों में लड़ने में बहुत महारत हासिल किया था। लड़ने में उसकी तुलना अगर आप करेंगे तो एक बड़े योद्धा से ही करनी पड़ेगी, क्योंकि वो रेगिस्तान के क्षेत्रों में भूखा प्यासा रह के भी लड़ सकता था। तो उसका साम्राज्य बड़ा जटिल था और अंग्रेजों को ये लगता था कि भारत में हमारे पास सब कुछ है, ये भी उनका है, ये भी उनका है, ये भी उनका है, लेकिन ये नहीं है उनका भी, और ये उनको चाहिए भी। क्यों चाहिए ये अंग्रेजों को क्यों चाहिए? हाँ, ये अंग्रेजों को इसीलिए चाहिए, यही नहीं चाहिए अंग्रेजों को, तो ये भी चाहिए अफगानिस्तान का क्षेत्र। अफगानिस्तान का क्षेत्र इसीलिए चाहिए कि नेपोलियन जब फ्रांस में पावरफुल था तो नेपोलियन अपना फैलाव कर रहा था। अभी नेपोलियन मरा नहीं है, अभी अपन ने वहाँ मार दिया था क्रांति में, लेकिन अभी वो है वहाँ पर। तो वो अपने जब चीज़ों को फैला रहा है फ्रांस एम्पायर को, तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा उसको, ईरान को क्रॉस करते हुए यहाँ आ जाएगा अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान में आ गया तो अंग्रेजों के लिए मुसीबत खड़ी कर देगा, क्योंकि वो तो फ्रांस का है, और फ्रांस और अंग्रेजों की दुश्मनी तो आप जानते ही हैं, सांप और नेवले की दुश्मनी थी। तो वो किसी भी कीमत पर नहीं चाहते थे कि फ्रांस की सत्ता अफगानिस्तान या ईरान तक के क्षेत्रों तक पहुँचे, इसलिए उसे वो वहीं रोकना चाहते थे। और वहाँ रोकने के लिए चाहिए कि पंजाब उनको मिल जाए, और पंजाब उनको मिल जाए इसके लिए चाहिए कि रणजीत सिंह हार जाए, और रणजीत सिंह हार जाए इसके लिए चाहिए कि तुम्हारे पास अच्छी तैयारी हो,
और अच्छी तैयारी होना मुश्किल था, क्योंकि इतने क्षेत्रों में प्रशासन चलाने के लिए आपके पास लोग भी लगते थे। अंग्रेज इस समय पंजाब की तरफ देख भी नहीं पा रहे थे, क्योंकि पंजाब में देखना, रणजीत सिंह से दुश्मनी मोल लेना बहुत खतरनाक काम था। और अफगानिस्तान में भी अस्थिरता चली हुई थी। दोस्त मोहम्मद था वहाँ पर, उसको गद्दी से उतार दिया था, और रणजीत सिंह उसकी मदद कर सकते थे, और रणजीत सिंह ने उसको गद्दी पर बिठाया था, ईरानी सरदार को। इसके बदले उसने रणजीत सिंह को कोहिनूर का हीरा दिया था, जिसे रणजीत सिंह अपने हाथ पे बांध के रखते थे। वो हीरा, ऐसा कहते हैं कि जिसके पास गया उसका उसने सत्यानाश कर दिया। हीरा जिसके पास गया है, सबसे पहले किसको मिला? प्रताप रुद्रदेव को गोलकुंडा में। हाँ, तो उसके पास आए प्रताप रुद्रदेव के पास, और हीरा रखे हुए उसको 1 साल भी नहीं हुआ, तब तक उस पर मलिक काफूर का आक्रमण हो गया, नष्ट कर दिया उसके साम्राज्य को। तो किसके पास गया? अलाउद्दीन के पास। अलाउद्दीन के पास गया। अलाउद्दीन हीरे को कितना रख पाया, उसके बाद से तो वो कहीं लड़ने नहीं जा पाया। वो उसके बाद ऐसा बीमार हुआ कि 5 जनवरी 1316 को उसकी डेथ ही हुई फिर। और खिलजी साम्राज्य के बाद हीरा कहाँ गया? उसने अपने बेटे खिजर खां को दिया था, और खिजर खां ने उस हीरे को खजाने में रख दिया, और खजाने से हीरा गायब हुआ, क्योंकि वहाँ स्खलन हुआ तो खजाना ही गायब हो गया। तो लोग कहते हैं कि पता नहीं हीरा कहाँ गायब हुआ। हीरा 200 साल बाद मिला। 200 साल बाद वो हीरा गायब होकर के अचानक से मिला। तो लोग कहते हैं ये दूसरा हीरा है। वो कहते नहीं, वही हीरा है। चूंकि बड़ा था, तो साइज भी वही था, लोगों ने कहा वही हीरा है। हीरा ऐसे ही ट्रेवल किया है, और ट्रेवल करते हुए मुगलों के पास पहुंचा है, बाबर के पास। बाबर के पास कहाँ से आया? इब्राहिम लोदी से, है ना। इब्राहिम लोदी ने किससे लिया? सूर मोहम्मद से। इब्राहिम लोदी के पास गया। जब बाबर के पास गया तो बाबर ने उसको सबसे पहले तरासा था। तब से उस हीरे का नाम हो गया था मुगलिया हीरा। उसको बाबर कट कहते थे। बाबर ने अपनी पसंद का कट लगवाया था उसमें, तो उसे बाबर कट हीरा कहते थे। और 798 कैरेट का हीरा बाबर ने 316 कैरेट में चेंज किया। तो छोटा हो गया, लेकिन बड़ा सुंदर दिखता था, उसको बाबर कट कहते थे। बाबर के बाद उसके इस संपत्ति का बंटवारा हुआ, हुमायूं के पास आ गया। फिर कहाँ चला गया? फिर हीरा कहाँ चला गया? गायब। रणजीत सिंह के पास तो वहां से आया है, ईरान से। फिर हीरा मुगलों के पास रहा, मुगलों के खजाने में, शाहजहां के पास रहा। उसके बाद मैंने बताया था उसकी पगड़ी में लगा था, रंगीला की पगड़ी में लगा था। वहां से नादिर शाह लूट के ले गया ईरान का। ईरान में जब साम्राज्य का बेदखल हुआ तो राजा ने कहा कि उसके पास हीरा बचा हुआ है, अगर मुझे कोई गद्दी दिलवा दे तो मैं उसको हीरा दे दूंगा। गद्दी दिलवाने के लिए उसने रणजीत सिंह से मदद मांगी, तो उसने कहा जी लो हीरा। रणजीत सिंह के पास आ गया। तो जिसके पास हीरा गया है उसका उसने, ऐसा कहते हैं कि वो हीरा किसी पुरुष या किसी मेल शासक के लिए अच्छा नहीं है, महिला शासकों के लिए बहुत अच्छा है। ब्रिटेन में शासक महिला होती है, एलिजाबेथ 1952 से तो वही थी। तो लोग कहते हैं कि उनके पास हीरा बहुत अच्छे से फला फूला है, और उनके पास इतना फला फूला कि इतना बड़ा साम्राज्य बना लिया। अभी भी हीरा वही है ना। जब ये हीरा ईरान का शासक लूट के ले गया था ना इसको, तब उसका नाम कोहिनूर पड़ा था। उससे पहले उसको मुगल कट कहते थे। जब उसको लूट के ले गया, उसने देखा तो उसने कहा ये हीरा तो बड़ा अजीबो गरीब है, माने कि ये तो कोह नूर है। कोह मतलब होता है पर्वत, और नूर माने होता है रोशनी। तो ये रोशनी का पर्वत है, कोहिनूर है ये। तब से उसका नाम कोहिनूर पड़ गया। तो रणजीत सिंह कोहिनूर हीरा रखते थे, अपने हाथ पर बांध के रखते थे। रणजीत सिंह की एक आंख खराब हो गई थी, मतलब युद्ध में घायल हो गई थी। वो अच्छे वॉरियर थे, लेकिन अंग्रेज कभी भी उनसे लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। हाँ, प्लानिंग करते रहे। इस प्लानिंग के दौरान हाँ, मिला ही वहीं था, निकला ही गोलकुंडा में, उसके राज्य में तो निकला ही था उसी समय पर, है ना। 11वीं शताब्दी में निकला था तभी। हाँ, अकबर के पास गया। हाँ, वो पीढ़ी के पास रहा था, नादिर शाह तक रहा था वहाँ। नादिर शाह के बाद गया ईरान। और हीरा कई बार हिंदुस्तान से बाहर गया वापस आया, बाहर गया वापस आया। हीरे की बड़ी कहानी है उसकी, है ना। 1839 में उनकी डेथ हो गई, रणजीत सिंह की। रणजीत सिंह की डेथ से दुख तो बहुत सारा हुआ, लेकिन खुशी सबसे ज़्यादा किसको हुई? अंग्रेजों को। क्यों खुशी हुई? कि अब वो पंजाब पर कब्जा कर सकते हैं। और पंजाब पर कब्जा करने के लिए उन्होंने अपना डेलीगेशन भेजा, और ये कहा कि उसकी जो सबसे छोटी रानी थी उसका नाम था जींद कौर। जींद कौर। और जींद कौर से एक बेटा पैदा हुआ था, जिसको कहते थे दुलीप सिंह, DULEEP। दुलीप सिंह कहते थे उसको। दुलीप सिंह उस समय छोटे थे, और उन्हीं को गद्दी मिलनी थी, क्योंकि बड़ा बेटा था उनका, उसका नाम था निहाल सिंह। एक और बेटा था जिसका नाम था खड़क सिंह। एक और बेटा था जिसका नाम था शेर सिंह। तो वो तो आपस में लड़ रहे थे। उन्होंने कहा इनको ना राजा बना करके, रणजीत सिंह ने उस समय भी कहा था कि हम दुलीप सिंह को राजा घोषित करेंगे, क्योंकि उसकी माँ बहुत होशियार है, जींद कौर। उसने बच्चे की परवरिश अच्छी की है। ये बाकी सब तो जंगली है,
है ना। उन्होंने इसको राजा बनाएंगे, और जींद कौर उसको राजा बना पाती, उससे पहले अंग्रेज उसके पास पहुंच गए। अंग्रेजों ने कहा कि राजा भी छोटा है, इसको राजा नहीं बनाते हैं, और उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य में अपना एक रेजिडेंट नियुक्त कर दिया। इसको कहते हैं एंग्लो सिख रिलेशन। एक रेजिडेंट रख दिया कि यहाँ एक रेजिडेंट रहेगा, जब तक राजा बड़ा नहीं हो जाता तब तक आप चिंता ना करो। और हम तो कह रहे हैं राजा को पढ़ने के लिए इंग्लैंड भेज दो, ये पढ़ लिख जाएगा तो अच्छा काम करेगा। वो चाह रहे थे कि राजा इंग्लैंड चला जाए, महारानी को हम कहीं और भेज दें, और पंजाब हमको मिल जाए। यही उनकी ये प्लानिंग थी, और ये उन्होंने किया भी। धीरे धीरे करके उन्होंने वहाँ पर कभी भी अपनी सेनाएं वहाँ से वापस बुलाई ही नहीं। जब महारानी ने जिद करी कि यहाँ से सेनाएं वापस ले जाओ, हम अपना साम्राज्य चला सकते हैं, तब भी वो नहीं माना। ऐसा क्यों हुआ कि अंग्रेज पंजाब में सफल होने लगे? ऐसा क्यों हुआ पंजाब में सफल होने लगे? पंजाब में ऐसा क्या था? पंजाब में रणजीत सिंह के एक कमांडर हुआ करते थे, लाल सिंह। लाल सिंह, और ये लाल सिंह जो कमांडर थे, वो उन्होंने ट्रेडिंग की गद्दारी कर दी थी सिखों से। वो अंग्रेजों से मिल गए थे। क्यों मिल गए थे अंग्रेजों से? अंग्रेजों ने उनको क्या दे दिया? उन्हीं की पीढ़ी में एक व्यक्ति आया जिसका नाम था गुलाब सिंह। गुलाब सिंह का नाम सुना है? नहीं सुना है? अभी समझ जाएंगे कौन है गुलाब सिंह। गुलाब सिंह ने अंग्रेजों से ये कहा कि देखिए, आपके पास तो बहुत बड़ा साम्राज्य है, पंजाब भी आपको मिल गया, पूरा हिंदुस्तान है, हमको ये छोटा सा एरिया दे दो शासन करने के लिए। कौन सा? कश्मीर। गुलाब सिंह ने 75 लाख रुपए देकर के अंग्रेजों से कश्मीर ले लिया, और कश्मीर में इंडिपेंडेंट किंगडम बनाया गुलाब सिंह। गुलाब सिंह का नाम है गुलाब सिंह डोगरा, डोगरा राजपूत। गुलाब सिंह, हरी सिंह, गुलाब सिंह, आदित्य सिंह, और उसके बाद लाल सिंह, और लाल सिंह के बाद फिर हरी सिंह, और हरी सिंह के बाद कर्ण सिंह, जो अभी भी कश्मीर के राजा हैं। तो कश्मीर में ये परंपरा अंग्रेजों के द्वारा दी गई थी। अंग्रेजों ने उन्होंने कहा था कि जाओ अपना कश्मीर संभालो। कश्मीर उन्होंने ले लिया उनसे, और कश्मीर ऐसे करके अलग से किंगडम बना। नहीं, पहले वो पंजाब का हिस्सा था। कश्मीर पंजाब स्टेट में आता था। अगर कोई पूछेगा कि कश्मीर एक स्वतंत्र राज्य से पहले किस राज्य का हिस्सा हुआ करता था, तो पंजाब का हिस्सा था। किसने उसको स्वतंत्र रियासत बनाया? गुलाब सिंह डोगरा ने। गुलाब सिंह डोगरा किसके दरबार में थे? रणजीत सिंह के दरबार में थे। रणजीत सिंह के मरने के बाद दिलीप सिंह को अंग्रेजों ने अपने अंडर में किया, और जींद कौर से समझौता किया, और कहा कि पंजाब में एक रेजिडेंट को रखेंगे। पंजाब में रेजिडेंट रहता था, सभी जगह रेजिडेंट रहता था। वो रेजिडेंट कभी वहाँ से वापस ही नहीं आया, उन्होंने सेना वापस ही नहीं बुलाई। पंजाब के लोगों ने रिटेलिएट किया, युद्ध भी लड़े गए, जैसे चिलियान वाला का युद्ध हुआ, अमृतसर की संधि हुई, ये सारी घटनाएं वहाँ पर घटी। अंततः निर्णय ये निकला कि महाराज को, दिलीप सिंह को इंग्लैंड भेजा गया पढ़ने के लिए, जहाँ उनको क्रिश्चियन बना दिया गया। सिख से क्रिश्चियन बन गए, वो क्रिश्चियन बना दिया गया, और उनकी माँ को इंग्लैंड ना भेज करके नेपाल भेजा। अगर भेजना तो दोनों को साथ साथ भेजते, तो दोनों को अलग अलग भेजा गया। लेकिन एक अच्छी कहावत है कि ईमानदार हर देश में होते हैं, और वहाँ पर महाराज से कहा गया यहाँ पर कि ये जो डायमंड है ये हमको दे दो। अब छोटे से बच्चे से कह रहे हैं, 9 साल के बच्चे से डायमंड हमको दे दो। उसने कहा ले लो। उसको थोड़ी पता है कि ये डायमंड है, ये क्या है, और इसकी क्या इज्जत है डायमंड की। अब बेचारा वो करता भी क्या? जब डायमंड अंग्रेजों को मिल गया, तो इंग्लैंड में ही लोग इसकी बुराई करने लगे कि तुमने ये डायमंड छीना है। इंग्लैंड के जो डायमंड को महारानी उस पर लगाती थी क्राउन पर, तो वहाँ के कुछ अच्छे लोग ये कहने लगे, एलिट्स लोग ये कहने लगे, इंग्लैंड को ये डायमंड ऐसे नहीं लेना चाहिए था, ये डायमंड आपने एक छोटे से बच्चे से छीन लिया है। तो उनको बड़ा बुरा लगता था। हालांकि वो बच्चा बड़ा हो गया, इंग्लैंड में ही रहता है, लेकिन तो इंग्लैंड में उन्होंने एक समारोह बुलवाया, मीटिंग बुलवाई, और उस मीटिंग में तमाम मीडिया के सामने, प्रेस के सामने कहते हैं कि दिलीप सिंह, ये हीरा आप ब्रिटेन की महारानी को गिफ्ट में देना। मतलब है तो उन्हीं के पास। फिर से वहां पर एक नाटक खेला गया, और दिलीप सिंह इंग्लैंड की महारानी को हीरा गिफ्ट में देते हैं, महारानी हिज हाइनेस, हम आपको गिफ्ट दे रहे हैं। एक कैसा काम था? मतलब हीरा है उन्हीं के पास, फिर से ले लिया। अब तो ठीक है, गिफ्ट में मिला है। ये गिफ्ट कैसे मिला, ये भी तुम्हारी समझ में आ गया होगा। इस तरह से ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जहां नाटक खेले गए, चाहे पंजाब में नाटक खेले गए, बंगाल में नाटक खेले गए, और हम किसी और की गलती ना मान करके ये गलती स्वीकार करते हैं कि जब भी किसी जगह पर सत्ता के एक से ज़्यादा केंद्र बनते हैं तो वहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत तो क्रिएट होती है ना। तो देयर शुड बी इंटेग्रिटी एंड यूनिफिकेशन ऑफ पावर। तो जब पावर इंटीग्रेटेड रहती है तो वहाँ शासन बहुत अच्छे से चलता है। और हम लोगों के यहाँ पर इंडिया को ब्रिटिश इंडिया बनने में सबसे बड़ा रोल था कि हम डिसइंटीग्रेट हो गए। जब मैसूर में लड़ रहे हैं तो मराठों को कोई लेना देना नहीं, जब मराठों से लड़ रहे हैं तो मैसूर को कोई लेना देना नहीं, बंगाल में लड़ रहे हैं तो अवध को लेना देना नहीं है। अगर हम एक दूसरे के लड़ने के साथ लेना देना नहीं करेंगे तो शायद
कल हमारे साथ भी ऐसा होगा, उसको भी हमसे कोई लेना देना नहीं होगा। समझ पाए? तो ये एक कहानी है कि भारत कैसे ब्रिटिश भारत बना। ये भारत अभी ब्रिटिश भारत बना है और यही ब्रिटिश भारत फिर से भारत बनेगा आज़ादी के बाद। तो कितने पापड़ बेले होंगे लोगों ने सब करने के लिए, और कितने लोगों को खुश कर सकते हैं आप। कोई ना कोई तो नाराज़ होता ही है। लेकिन एक अच्छी बात हमारे इतिहास में जो मिलती है वो ये है कि हमारे यहाँ का जो सबसे अच्छी चीज़ रही वो थी आशावाद। जीवन आशाओं से चलता है, आशाओं पर विश्वास करिए आप। और वो आशाएं कैसी होनी चाहिए? अंदर से निकली हुई होना चाहिए, झूठी मूठी उम्मीद नहीं होना चाहिए। उसी को हम लोग कहते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस इतना अच्छा होना चाहिए कि लोगों को लगे, मैंने कहा था ना कई बार, जैसे बताया है कि कॉन्फिडेंस तो इस लेवल का होना चाहिए कि जब गांव में बारिश नहीं हो रही है और गांव के लोग हवन करने के लिए जा रहे हैं कि चलो बारिश के लिए हवन कर लेते हैं, तो एक आदमी छाता लेके गया, उसने कि भीग जाएंगे उधर से आएंगे। तो कॉन्फिडेंस इस लेवल का होना चाहिए। हम लोगों का कॉन्फिडेंस कैसा है? अरे यार परीक्षा मुश्किल है, सीट कम है, ज्ञानी पहले बन जाते हैं। ये बहुत मतलब अच्छी बात नहीं है। और इतने सलाहकार हैं हमारे पास, आसपास चारों तरफ घूमते रहते हैं। सलाहकार बहुत है, एक तो हो सकता है उनमें से मैं भी एक ही हूँ, ऐसा नहीं है। सलाहकार इतने सारे। और मैं क्लास में बच्चों को खूब समझाता हूँ कि बेटा अपने ऊपर विश्वास करो, अपने ऊपर विश्वास करो। मैं लोगों में खूब हवा भरता हूँ और लोग जाते भी हवा भर के यहाँ से, लेकिन बाहर पता नहीं कौन खड़ा आलपिन लगा देता है। 2 दिन बाद सुबह शाम तक फिर जैसे घर पहुँचे, अरे वो सर ने कहा था चलो चलो तैयारी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, पर जाने से कोई आ गया, अरे एसएससी की जगह निकली है, तो पता नहीं तेरे को कितनी बढ़िया पोस्ट है उसमें। हाल चुटकियों में हो जाता है, चुटकियों में किसी में नहीं होता है ना। याद रखिएगा, चुटकियों में किसी में भी सिलेक्शन नहीं होता है। ये सब जो कह रहा है उससे पूछो तेरा हुआ था क्या, है ना। तो हमको सलाह कौन देने आते हैं? आसपास के लोग, जिनको कोई नहीं मिलता, क्योंकि उन्हें पता जी हमारी सुन लेता है। और हम लोग रिश्तेदारों से भी बहुत परेशान रहते हैं। सुबह हमने बच्चे को तैयार किया कि बेटा तुमको यूपीएससी की तैयारी करनी है, दोपहर में उसके मौसा जी आ गए, क्या यूपीएससी 4-5 साल लगते हैं, एसएससी करो बढ़िया नौकरी मिलेगी। हाँ मौसा जी, 2 बजे तक एसएससी पे आ गया। वो सुबह यूपीएससी में था, 2 बजे तक यूपीएससी पे आ गया है, वो एसएससी पे आ गया है। और शाम को उसको एक और रिश्तेदार आ गए, कोई बुआ जी आ गई। उन्होंने कहा हमारे सोनू का हो गया था उसमें रेलवे में। अरे तुम्हारे सोनू से हमारा क्या लेना देना? कई बार कहते हैं ना लोग, जैसे उसने कहा क्या कर रहे बेटा, कि हम तो पीएससी की तैयारी कर रहे हैं। पीएससी में मुश्किल है बेटा, हमारी पिंकी का भी नहीं हुआ। अरे तुम्हारी पिंकी का डीएनए अलग है, हमारा डीएनए अलग है। ये पिंकी का नहीं हुआ, पूरे संसार का नहीं होगा क्या? ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो हमको वो चीज़ तय करनी है कि किसको देख के हो सकता है, वो चूज नहीं करना कि किसको देख के नहीं होता है। एक बहुत प्रसिद्ध कहावत है कि जैसे मैंने कहा टेस्ट है, तो लोग क्या कहते हैं, अरे सर परसों ले लेना, नरसों ले लेना। महाभारत में एक दृष्टांत मिलता है कि दुर्योधन का मित्र था समुद्र देवता, और समुद्र देवता के पास ये वरदान था कि अगर उसके अंदर बैठ के, समुद्र में बैठ करके कोई 24 घंटे तपस्या कर लेगा, उसका पूरा शरीर वज्र का हो जाएगा, उसको कभी कोई तोड़ नहीं पाएगा, हरा नहीं पाएगा। तो बैठ गया दुर्योधन वहाँ पर बैठ करके, और उसको 24 घंटे होने ही वाले हैं कि केशव ने, यानी कि कृष्ण ने भीम से कहा कि ललकारो जरा दुर्योधन को। तो उसने दुर्योधन को आवाज़ लगाई कि आ जाओ मैदान में, और दुर्योधन उठ के चल दिया। तो उन्होंने कहा, समुद्र देवता ने, कहाँ जा रहे हो, 2 घंटे और रुको, बस तुम वज्र के होने वाले हो। तो दुर्योधन ने इतना सुंदर जवाब दिया जो हर किसी को सीखना चाहिए। उसने कहा मैं रुक तो जाऊंगा 2 घंटे, वज्र का भी हो जाऊंगा और कभी हारूंगा भी नहीं, लेकिन मैं वीर नहीं कहलाऊंगा फिर कभी। वीर वो है जो युद्ध का नाम सुनकर के नाचने लगता है, वीर वो है जो युद्ध का कॉल सुनकर के मैदान में आ जाता है। मेरी कहानी समझ में आई? तो स्टूडेंट वो है जो टेस्ट का नाम सुनकर खुश हो जाता है, टेस्ट का नाम सुनकर के। अरे भाई 1-2 पोस्ट से क्या होता है, पोस्ट से कोई मतलब नहीं होता है ना। देखो सफलता मिले या ना मिले, है ना, सफलता मिले या ना मिले, ये तो किस्मत की बात है। ना करूं, ये तो गलत ही बात है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हमारे समाज को प्रमोट करती हैं, हमारे यहाँ पर पॉजिटिवनेस को बनाए रखती हैं, इस पर काम करना चाहिए। ठीक समझ में आया? चलो अब थोड़ा सा आपको आगे और, क्योंकि अब इसमें थोड़ा थोड़ा वो होगा, फैलाव होगा।